हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पॉइंट पर सीटेट 2019 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली, यानी कि 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो इस सवाल में हमें औसत चाल निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 यानी कि 29 नवंबर को चला। 29 नवंबर 30 नवंबर 19:45 का मतलब 7:45 PM, 7:45 PM। तो नवंबर जो 30 का होता है महीना, 30 के बाद फिर 1 दिसंबर। तो 29 नवंबर 7:45 PM से 30 नवंबर 7:45 PM तक मतलब 24 घंटा हो गया। एक दिन में पूरे एक रात एक दिन का मिलाकर 24 घंटा होता है, 24 घंटा हो गया। फिर 30 नवंबर को 7:45 PM से लेकर 1 दिसंबर 7:45 तक 12 घंटा फिर हो गया। उसके बाद फिर बचता है 7:45 से 11:45 यानी कि 4 घंटा और है। तो टोटल हो जाएगा 4 4 8 और 2 10, 2 1 3 1 4, 40 घंटा टोटल टाइम आ गया। अब पूरा समय है, पूरा किलोमीटर है 2120। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी कुल आ गया 40, मतलब दूरी टोटल है 2120, 2120। समय टोटल आ गया 40। अब इसको 4 पंजे 20, 4 3 12 आ गया 53। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सबसे पहला है सुनीता विलियम्स, दूसरा है बछेंद्री पाल, तीसरा है सूर्यमणि और चौथा है तरड़म मल्लेश्वरी। तो सुनीता विलियम्स जो हैं अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। बछेंद्री पाल जो हैं यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ये भी हमारा उत्तर गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है वेट लिफ्टर। और सूर्यमणि जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी, सूर्यमणि जो हैं ये जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी, तो ये सही, ये भी उत्तर गलत हो गया। और तरड़म मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टर है, यही हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। या तरड़म मल्लेश्वरी जो हैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो एक वेट लिफ्टर हैं। अब अगला क्वेश्चन है 63। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन 1 है चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन 2 है गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन 3 है शकरकंदी मूली हल्दी, ऑप्शन 4 है गाजर चुकंदर मूली।
तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन 4, गाजर, चुकंदर, मूली। अगला है क्वेश्चन 64, क्वेश्चन नंबर 64। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन 1 है अबू धाबी में, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 3 राजस्थान के रेगिस्तान में, ऑप्शन 4 संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में। अब इससे अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें सही कथन है ऑप्शन 1 है, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन 2 है, केवल ए और सी। ऑप्शन 3 है, केवल बी और डी। ऑप्शन 4 है, ए, बी और सी। तो इसमें हो जाएगा ए जो दिया हुआ है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये कथन तो सही है ए। इसका आकार बड़े घड़े जैसा होता है। बी जो है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बी भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया केवल और छोटे कीड़े मकोड़ों को दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं। मोहक आवाज़ नहीं बल्कि यह एक खुशबू छोड़ता है। तो ये सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ए और बी, केवल ए और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 66। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 गुजरात। तो 66 का सही उत्तर है ऑप्शन 4 गुजरात। अगला है क्वेश्चन संख्या 67। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मलेरिया। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ है, इसमें तेज बुखार के साथ साथ कपकपी भी आती है। अब अगला क्वेश्चन आता है 68। किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह Y पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। ऑप्शन 1 है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 3 है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 4 है दक्षिण पश्चिम। तो इसमें सबसे पहले हमें दिशा पता होनी चाहिए। दिशा है जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण
ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। अब इसमें भी दिशा है, यानी ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कुछ भी कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो अब इसमें देखते हैं, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर। तो डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, यानी यहाँ डॉक्टर का घर हो गया, और अस्पताल वाई पर। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर है। एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर ए पर गए। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। तो हमारा दक्षिण जो है नीचे आएगा, बी पर। दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, 450। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में। अब यहाँ से बी के ठीक पश्चिम में जाते हैं, तो पश्चिम इधर है, और जो 120 मीटर गए। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है। अब उत्तर जो है ऊपर है, जो कि 90 मीटर दूरी पर है, ऊपर जाना है 90 मीटर। अब यहाँ पे आ गया वाई, यहाँ पे घर है, यहाँ पे वाई अस्पताल है, तो अब यही दिशा बन गई, तो यही है। अब ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम, ये सही हो जाएगा। अब इससे अगला आता है क्वेश्चन नंबर 69। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 मिजोरम, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 मेघालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिजोरम। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन 2 केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसके निकटवर्ती राज्य हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब इससे अगला आता है क्वेश्चन नंबर 71। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन 1 इसमें नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2 अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ऑप्शन 3 है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन 4 है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक, जो कि सटीक ये निगेटिव है, यानी कि नहीं पूछा भी हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन 1 है
विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 2 है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 3 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन 4 है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन 1 है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2 है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 3 है 2, 3 और 5। ऑप्शन 3 है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 74। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन देखते हैं पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, याद करके, जो कि ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यही उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर संख्या 3 सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। अब इससे आगे आता है क्वेश्चन संख्या 75। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। उप प्रकरण पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि उप थीम। उप प्रकरण का दूसरा नाम उप थीम भी है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम, यानी कि उप थीम पूछा गया है। ऑप्शन 1 है परिवार और मित्र, ऑप्शन 2 है भोजन, ऑप्शन 3 है जानवर, ऑप्शन 4 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि सीटेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है कि 6 जो है मुख्य थीम होती है और 4 होती है उप थीम। मुख्य थीम के अंतर्गत परिवार और मित्र आता है, भोजन, आश्रय, जल और यात्रा, और एक है वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 मुख्य थीम के अंतर्गत आता है। और 4 उप थीम है संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं या जानवर, पौधे। ये 4 उप थीम है। तो हमसे उप थीम ही पूछा गया कि उप थीम इसमें से कौन सा है। तो परिवार और मित्र ऑप्शन 1 दिया हुआ है परिवार और मित्र, ये तो मुख्य थीम हो गया, इसका ये गलत हो गया। ये भी भोजन भी मुख्य थीम है, ये भी गलत हो गया। जानवर जो है ये उप थीम के अंतर्गत आता है, तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर 75 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन 1 है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन 2 है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 3 है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन 4 है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 विभिन्न कक्षाओं के
बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है, ए के अंदर दिया हुआ है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो 77 का सही हो जाएगा बच्चों का सक्रिय भाग लेना, यह भी सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी, ए, बी और सी, उत्तर हो जाएगा एक, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 78। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए में दिया हुआ है वृत्तांत, बी में है कहानियाँ, सी में है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी में दिया हुआ है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो इसमें है वृत्तांत, यानी कि ये भी सही है। और दूसरा कहानियाँ, ये भी सही है। और सी में दिया हुआ शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ये गलत है। और डी में दिया हुआ शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ए और बी। ए और बी देख लीजिए किस में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में है, केवल ए और बी, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी में है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी के अंदर है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें सही हो जाएगा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बी भी सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, सी भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी, हमारा उत्तर 4 सही हो जाएगा। अब अगला आता है हमारा क्वेश्चन संख्या 80। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए के अंदर दिया हुआ है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। इसमें दिया हुआ आसान और बहुत प्रभावशाली, तो ये गलत हो जाएगा। बी के अंदर दिया हुआ है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बी जो है ये सही हो गया। अब सी में दिया हुआ है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, सी भी सही हो गया। अब डी में दिया हुआ है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करता, ये भी गलत हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 में केवल ए और डी, हमारा बी और सी सही हो गया। तो बी और सी किस में दिया हुआ, ऑप्शन 3 सही हो गया, बी और सी, 80 का 3 सही है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन संख्या 81। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए के अंदर है परिवार के सदस्य, बी के अंदर है समुदाय के सदस्य, सी के अंदर समाचार पत्र, डी में कक्षा। तो इसमें हमारा हो गया 81 का, ए में दिया हुआ है परिवार के सदस्य, तो ये सही हो गया। बी में दिया हुआ है समुदाय के सदस्य, ये भी ठीक है।
और सी में समाचार पत्र, ये भी ठीक है। डी में कक्षा, ये गलत हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। 81 का ए, बी और सी, ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन संख्या 82। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन 1 है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन 2 है अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन 3 है अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन 4 है ज्ञात से अज्ञात। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञात से अज्ञात, यानी जो भी चीज़ हम जानते हैं वही सही हो जाएगा। उत्तर 82 का उत्तर 4 सही हो जाएगा। अब अगला आता है क्वेश्चन संख्या 83। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? इसमें नहीं बताना है। ऑप्शन 1 है पोर्टफोलियो, ऑप्शन 1 है पोर्टफोलियो, ऑप्शन 2 है क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन 3 है वर्णन अभिलेख, ऑप्शन 4 है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो 83 का सही हो जाएगा। जो नहीं आता है इसमें वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं आता है, बाकी तीनों आता है। तो 83 का उत्तर 4 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 84। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन 1 है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ऑप्शन 2 है कक्षा 5 के EVS पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ऑप्शन 3 है आकलन के संकेतकों का उपयोग, ऑप्शन 4 है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 85। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, ऑप्शन 1 है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 2 है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 3 है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन 4 है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 85 का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन संख्या 86। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन 1 है मछली, ऑप्शन 2 है कौवा, ऑप्शन 3 है घड़ियाल, ऑप्शन 4 है कछुआ। तो इसमें भिन्न पूछा है तो मछली जो है ये भी जल में रहती है, घड़ियाल भी जल में रहता है और कछुआ भी जल में ही पाया जाता है। तो इसमें सबसे अलग जो है वो कौवा है। तो उत्तर हो जाएगा 86 का 2, कौवा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन संख्या 87। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन संख्या 87। कॉलम 1 कॉलम 2 इसमें दिया हुआ है शहर राज्य और अत्यधिक पसंद का भोजन। ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है हांगकांग, बी में है केरल, सी में कश्मीर और डी में गोवा। और एक में है किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, 2 में सरसों के तेल में बनी मछली, 3 में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली और 4 में छोले भटूरे, 5 में पकाया हुआ सांप। तो इसमें मिलान करना है। तो ए में दिया हुआ है हांगकांग। हांगकांग में क्या खाया जाता है? जो कि लिंगहू फेन खाया जाता है, यानी लिंगहू फेन ये सांप की डिश है। तो सांप किस में दिया हुआ है? यानी 5 में। तो ए का हो जाएगा 5।
और बी में यानी केरल दिया हुआ, केरल में क्या खाया जाता है, कौन सा डिश, टैपियोका, किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, बी का जो हो जाएगा 1। और कश्मीर में जो है सी का हो जाएगा सरसों के तेल में बनी मछली। और गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली, यानी 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ए का जो हांगकांग है, यानी यहाँ लिंग हु फेन सांप की डिश है ये, यानी ए का 5 किस में दिया हुआ है, ए का 5 इसमें भी है, ए का 5 इसमें भी है, तो ए का 5 मान लेते हैं। फिर बी का जो है 1, बी का 1 इसमें है, और सी का जो है 3, सी का 2 सरसों के तेल में बनी मछली, 2 यहाँ है। फिर डी का 3 ये भी है। इसका मतलब कि 87 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जैसा कि ये सब हम लोग मतलब जैसा कि राज्यों के जो भी भोजन हैं वो हम A1 स्टडी पॉइंट पर पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है वो यूट्यूब पर A1 स्टडी पॉइंट सर्च करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, ऑप्शन 1 है उल्लू, ऑप्शन 2 है कौवा, ऑप्शन 3 है बसंत गौरी, ऑप्शन 4 है मैना। तो उल्लू जो है इसमें 360 डिग्री घुमा सकता है अपनी गर्दन, और यहाँ पूछा झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन सा करता है, तो उल्लू गलत हो गया। कौवा भी नहीं है, बसंत गौरी पक्षी भी नहीं है जिसे कठफोड़वा कहते हैं। जो मैना जो है यही अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो 88 का उत्तर हो जाएगा 4। अब अगला क्वेश्चन आता है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी में है लेह में पत्थरों के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन छांटना है। तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली थे, राजस्थान में मिट्टी घर बनते हैं, ये सही है। और बी दिया हुआ है मनाली में हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पे बनाए जाते हैं, ये गलत है। जबकि ये है असम में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बी गलत हो गया। सी जो दिया हुआ है लेह में पत्थरों के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान, और सी जो ये सही हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और सी। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, उत्तर सही हो गया ए और सी। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन संख्या 90। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए के अंदर दिया हुआ है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये सही है। बी में दिया हुआ एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, बी। जबकि 200 नहीं बल्कि 100 है, 100 केजी पत्ती खा सकता है, 200 ये गलत हो गया। सी में दिया हुआ है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, डी भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, सी और डी। हमारा उत्तर हो गया 90 का 3। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को अवश्य पसंद आई होगी। जितना भी हमने अभी पेपर हल कराया ये सब A1 स्टडी पॉइंट पर पढ़ा दिया गया है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो जाकर YouTube पर सर्च करके A1 स्टडी पॉइंट सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद।